नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल तेज हो रही है। वो हलचल चाहे सत्ताधारी पार्टी में हो या फिर अन्य पार्टियों के बीच हो। इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा के बागी विधायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। बड़ी बात यह कि बागी विधायक जब किसी पार्टी के साथ मिलने पहुंचते हैं तो तुरंत ही जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो तेज हो जाता है कि किस तरह के समीकरण बनेंगे, किस तरह आगे चुनाव में इन समीकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा और सत्ता किसके हाथ आएगी। यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा, बागी सियासत। राजनीतिक पार्टियों में विधायकों की टूट का जो पूरा चक्र है, सिलसिला है, कोई नया नहीं है और कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। महत्वपूर्ण इससे ज़्यादा ये है कि वो विधायक जाके किस दल के साथ मिल रहे हैं या किस दल के साथ गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जाहिर है कि बसपा की तरफ से जितने भी बाकी विधायक थे, करीब एक हफ्ते पहले का वो घटनाक्रम था जो कि या तो पार्टी से निष्कासित किए गए थे या खुद उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। लेकिन इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये कि वो किस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और कहां समीकरण बनाना चाहते हैं। चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त रह गया है। चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में सियासी उठापटक तेज हो गई है। मंगलवार को बसपा के 6 बागी विधायक अचानक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए। बसपा के बागियों ने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पूर्व सीएम के साथ मुलाकात की। बसपा नेता बागी विधायक असलम रायनी के नेतृत्व में मिलने पहुंचे। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले बागियों में असलम रायनी, असलम अली, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल, सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव शामिल थे। इसके अलावा बागी विधायक असलम रायनी अलग दल बनाने का दावा भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने साथ 11 विधायकों के होने का दावा किया है। आपको बता दें कि हाल ही में बसपा प्रमुख मायावती ने वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। माना जा रहा है कि ये दोनों नेता भी असलम रायनी के साथ नए दल में शामिल हो सकते हैं। बसपा खेमे से टूटकर दूसरे दल में शामिल होने की तैयारी में बागी विधायक किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जबकि इनके सपा में जाने के सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस समय अगर बीजेपी से कोई मोर्चा ले सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी की पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, और हर आदमी जानता है कि यही पार्टी वो है जहाँ पे विश्वास, यकीन और हर धर्म का सम्मान कराया जाता है। बसपा के लोग जो उत्पीड़ित थे बहन जी की तानाशाही से, जैसे आपने देखा होगा जो काशी राम के समय के थे लोग, लालजी वर्मा जी आदि लोगों को निकाल दिया गया। अब क्या कारण था, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, पर वो लोग जो बसपा के नींव बताए जाते थे, आज उनका भी सम्मान नहीं, वो भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ये वो सरकार है अखिलेश यादव जी, जहाँ हर वर्ग के लोगों का मान सम्मान। मेरे जैसे आदमी जो 5 बार के विधायक अल्हम्दुलिल्लाह हैं, 3 बार के हम स्वयं हो गए हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता समझा जाता है, यहाँ कार्यकर्ताओं को गुलाम नहीं समझा जाता है। कि हमको ऐसी पार्टी के साथ आना चाहिए जो जनता हित में काम करती आई है और आगे भी करेगी। निश्चित तौर पर उन लोगों का ही फैसला है कि वो हमारी पार्टी के साथ आएँ और उनका पूरा स्वागत होगा। इस तरीके से पैंडेमिक के टाइम में जनता त्रस्त हुई, उसके बाद आप राम को भी नहीं बच रहे हैं। आपने राम के नाम पर वोट लिया और फिर आपने राम को भी लूट लिया। तो ये किस तरीके की आप राजनीति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जनता भी इसका जवाब देगी 2022 में, और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी तो एक एक चीज़ का हिसाब। तो इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच सबकी निगाहें कि ये बागी विधायक किस दल के साथ जाकर के मिलेंगे या फिर एक नई पार्टी हम लोग देखेंगे। उस पार्टी किसी के दल के साथ गठबंधन होगा चुनाव के परिणाम आने के बाद, क्योंकि आमतौर पर हर 5 साल में चुनाव के बाद जब सरकार बनने को होती है तो इसी प्रकार की गठबंधन हम सब देखते हैं।
तो बसपा के ये बागी विधायक, क्या इनकी पूरी स्थिति रहेगी, किसके साथ ये जुड़ेंगे और इन विधायकों के जुड़ने से कौन सी पार्टी मजबूत होगी? क्योंकि पिछले 15 दिनों में हमने बीजेपी का सभी जो उथल पुथल का घटनाक्रम था वो देखा, किस तरह मंथन हुआ, किस तरह मीटिंग्स हुई, हाईकमान के पास फीडबैक भेजा गया। लेकिन अब का जो ये उथल पुथल है ये विपक्ष का है, ये अलग तरह का है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और बिना देर के जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अमित त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और सपा की तरफ से हमारे साथ समीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। समीर जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, स्वागत आपका। शुरुआत अमित मैं आपके साथ करना चाहूंगी। जो पार्टी सत्ता में होती है, जब उसमें कोई उथल पुथल होती है तो बड़ी खबरें बनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी का भी हमने पंचायत चुनाव के बाद जो मंथन था वो देखा कि किस तरह मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें, किसी का पद बदले जाने की खबरें, तमाम तरीके की खबरें निकल करके आई। इस बीच कांग्रेस से जितिन प्रसाद ने भी आकर के बीजेपी में भी शपथ ली। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की करें तो यहाँ पर जो बागी विधायक थे शायद वो बीजेपी के साथ आके मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूत कड़ी सपा ही मानी। सपा जो सबसे बड़ी इस वक्त विपक्षी पार्टी है, यानी बीजेपी के लिए एक तरह से और तैयारी उन्हें करनी चाहिए, इस बात के संकेत मिल चुके हैं। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, जो आज ये बागी विधायक जाके अखिलेश यादव जी से मिले हैं, इनको आपको बताना चाहिए कि ये पहले ही बसपा से बाहर किए जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने रास्तों को ढूंढ रहे थे और कई ये केवल समाजवादी पार्टी में गए हैं, ये कहना बहुत ही मतलब कह दीजिए कि गलत होगा, क्योंकि इन्होंने कई जगह अपने पैतरे आजमाए। जब जहां इनकी जो चाहते थे वो नहीं मिल पाया तब ये समाजवादी पार्टी में गए। आप कहना चाहते हैं बीजेपी के साथ भी मुलाकात? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये हर जगह पैतरे, ऐसे लोग जब जहां पर तालमेल बैठता है वहीं पर जाते हैं। मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई टूट के गया हो तो मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं तो सही रहेगा, लेकिन जहां तक कि ये मुद्दा है बसपा का और समाजवादी पार्टी का, देखिए समाजवादी पार्टी तो 2017 में पहले ही कमजोर हो चुकी है। 2017 में भी उनके पास जनाधार नहीं था, उसी क्या हश्र हुआ था वो आपने देखा। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया था 2017 में, और जब वो गठबंधन नहीं सफल हुआ फिर 2019 के चुनाव में गए तो फिर इन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन किया। देखिए स्पष्ट है, आज योगी आदित्यनाथ जी के सामने अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी विपक्षी दल हो, कोई भी टिकने को तैयार नहीं, इसलिए ये पैतरे आजमाए जा रहे हैं। जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे 2017 में उसी के बुनियाद पर जाएगी और चुनाव में 2022 के जनता को बताएगी। हमें कोई घबराने का, हम तो इनसे कहते हैं फिर से आइए गठबंधन कीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ये वही अखिलेश यादव हैं जब अभी इन्होंने चुनाव हारे थे 2019 के बाद, तो इन्होंने कहा था कि अब हम गठबंधन नहीं करेंगे, सपा अकेले चुनाव में जाएगी। फिर ये पैतरेबाजी क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हताशा है, कहीं ना कहीं निराशा है कि आज योगी आदित्यनाथ जी के सामने इनके कोई मुद्दे नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार कोरोना महामारी में भी गांव-गांव जाकर जिस तरीके से मीडिया में बताया गया कि एक गांव-गांव में कोरोना फैल गया, विपक्ष द्वारा कहा गया कोरोना फैल गया है, लेकिन जिस तरीके से उसको टैकल किया मुख्यमंत्री जी ने, आज आपको मैं बताऊं, आज ठीक है टैकल किया। लेकिन यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी आपको थोड़ा सा। अमित जी, कोरोना फैलने का कारण भी शायद पंचायत चुनाव ही थे। चर्चा हम जारी रखेंगे दर्शकों, लेकिन इस बीच एसीएस सूचना नवनीत सहगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है थोड़ी नजर उस पर डाल लेते हैं। अब हो गए हैं देश में 5 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश जो है एकमात्र राज्य है। कुल एक्टिव के 7,221 में से 4,382 जो हैं वो व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं। शेष जो हैं वो सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में पूरे प्रदेश में हैं। यहाँ ये बताना चाहेंगे कि जो मुख्य अगर हम आंकड़े देखें तो जहां नए केस केवल 340 हुए हैं, वहीं पर अब कुल एक्टिव मामले 7,221 रह गए हैं। यहाँ ये बताना है कि देश में उत्तर प्रदेश का एक अपना एक अभिनव मॉडल है, एक अपना एक अनूठा मॉडल है, जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, नेतृत्व में 3T जो एक्टिव, जो एग्रेसिव, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपनाई गई, और इसके साथ साथ जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू और एग्रेसिव वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण पे बहुत जोर दिया गया, उसकी वजह से देश में इतनी तेजी से जो मामलों में गिरावट है वो किसी अन्य प्रदेश में नहीं आई है। ये इन्हीं आंकड़ों से सिद्ध होता है कि जहां आज प्रदेश में कुल 7,231 मामले हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से आधी आबादी वाले, 3/4 आबादी वाले
बहुत ही कम आबादी वाले कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कि प्रतिदिन अभी भी इतने मामले आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जो ये अभिनव प्रयोग 3T और कोरोना कर्फ्यू और जो है तेजी से टीकाकरण करने का जो अभिनव प्रयोग किया गया है उसका ये असर है। और ये यूपी मॉडल जो है अब इसका प्रभाव जो है अभी दिखने लगा है। ट्रेस करने के कार्रवाई में जो एक अग्रेसिव सर्विलेंस, जो एक घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश करने का अभियान जो साल भर से चल रहा था, और 5 मई से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से इसको 97,000 गांव में 80,000 से अधिक निगरानी समितियों के माध्यम से जो तेजी से चलाया गया, उस पूरे अभियान में अब तक जो है हमारी जो प्रदेश सरकार की टीम है 17,20,74,000 से अधिक लोगों तक पहुंच के उनका हालचाल उन्होंने जाना है। उनमें से कहीं भी लक्षण युक्त अगर लोग मिले हैं तुरंत उनको मेडिकल किट दी गई है। अभी हाल में जो ये कोरोना की दूसरी लहर में जो अभियान चलाया गया उसमें 14 लाख से अधिक लोगों को मेडिकल किट दी गई है। और ये जहां पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां पर भी कोई भी जरा सा भी संक्रमित व्यक्ति मिला है उसका जो है एंटीजन टेस्ट कराया गया है। और अगर संक्रमण के लक्षण होने पर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव भी आया है तो भी उसका RT-PCR टेस्ट कराया गया है, ताकि समय से जल्दी लक्षणों की पहचान कर जो है वो मरीज को उन्हें क्वारंटीन किया जाए, आइसोलेशन में किया जाए या इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया जाए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया जिसमें कि 5 करोड़ से अधिक टेस्ट हुए हैं, 5 करोड़ 38 लाख से अधिक टेस्ट हुए हैं, 17 करोड़ 20 लाख तक जनसंख्या तक ट्रेसिंग का काम हुआ है। और कोरोना कर्फ्यू जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, प्रदेश ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने अपना अभिनव प्रयोग किया कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया। देश में सब जगह पे जो है लॉकडाउन रहा, औद्योगिक गतिविधियों को रोका नहीं गया और सभी उद्योग चलते रहे, इस सभी चीनी मिलें चलती रही, किसानों से गेहूं क्रय का प्रोग्राम चलता रहा, गेहूं क्रय होता रहा, रिकॉर्ड गेहूं क्रय हुआ, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन, शॉप, दुकानें, इनको नहीं बंद किया गया। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी, ऑनलाइन व्यवस्थाएं सब चलती रही, ये जो पूरी व्यवस्था थी आंशिक कोरोना कर्फ्यू की, ये मुख्यतः इसका उद्देश्य जीवन और जीविका दोनों को बचाना था और दोनों में कामयाबी मिली। तो कोरोना की स्थिति को लेकर के जानकारी दे रहे थे ACS नवनीत सहगल। आइए एक बार फिर से अपनी जो चर्चा है उस पर लौटते हैं हम वापस। हमने बीजेपी के साथ बातचीत की, गठबंधन को लेकर के जब भी कोई पार्टी मजबूत हो रही होती है तो जाहिर सी बात है उस पर पक्ष विपक्ष जरूर होता है, और जो विपक्ष का पक्ष होता है वो अपनी बात में यही कहता है कि दूसरी पार्टी कमजोर है इसीलिए वो गठबंधन की तरफ दौड़ रही है। यही चीज लेकर के मैं समीर जी आपके पास आऊंगी। सत्ता पक्ष हमेशा इस बात को लेकर के, भले ही गठबंधन सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन अभी सपा पे यही इल्जाम लगेगा कि चुनाव से पहले कि अपने आप को आप कमजोर समझ रहे हैं या किसी तरह के नए समीकरण तलाश रहे हैं जो गठबंधन की यहाँ बात चल रही है। जी, गठबंधन को लेके जो जितनी बातें उठ रही हैं और इसमें कोई ये बात नहीं है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं या फिर हम अकेले लड़ नहीं सकते। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही और कई बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बोल चुके हैं कि किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं होगा। अब वो बड़े दल से गठबंधन ना होने का कोई ये मतलब नहीं है कि कोई भी विधायक अगर कहीं से आना चाहता है, पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो पूर्व विधायक हो चाहे वो एग्जिस्टिंग विधायक हो, तो उनका हम स्वागत नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बड़ी तस्वीर है वो ये है कि सिर्फ 9 विधायकों की बात नहीं है। 9 विधायकों के पीछे जो उनके साथ जो जनादेश है उसकी बात है। और रही बात कि ये विधायक कहीं और भी जा सकते थे, तो बात सिर्फ इतनी सिंपल सी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जो रवैया है, जो उनकी जो उत्पीड़न करने का उनका जो एक इमेज है, वही कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के जो अध्यक्ष है, दूसरी पार्टी का जो मुखिया है, उनकी भी तस्वीर, उनकी भी इमेज कुछ इसी प्रकार है। हालांकि समाजवादी पार्टी एक बहुत ही वेलकमिंग स्पेस है, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बोला कि यहाँ पे जो भी विधायक है वो एक जनप्रतिनिधि हैं, उनका स्वागत है, उनका एक सम्मान होता है, जिसके चलते इन विधायकों को पहली प्रेफरेंस समाजवादी पार्टी ही है।
ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दोनों पार्टियों का पक्ष हमने जान लिया, लेकिन राजनीति की अगर बात करें खासतौर से उत्तर प्रदेश की, तो सभी जो वो बड़े प्रमुख दल हैं उनके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। बसपा से टूटकर ये विधायक आए हैं, वो बसपा करीब 19 विधायक थे, लगभग 11 निकल चुके हैं, 7 बचे हैं, पार्टी टूट रही है या ये कहें लगभग टूटने की कगार पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बसपा का क्या भविष्य अगर पार्टी के सब लोग निकल करके समाजवादी पार्टी के साथ मिलते हैं? क्या इससे ये चीज़ भी पुख्ता हो जाती है कि जिस चीज़ का इल्ज़ाम या आरोप लगा करके मायावती ने पार्टी से इन विधायकों को निकाला था, वो चीज़ सही थी कि जोड़ गांठ कहीं और हो रही है? दल में मतलब पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी राजनीतिक दल का कोई विधायक दूसरे राजनीतिक दल में जा रहा है। इसकी शुरुआत तकरीबन 1 साल पहले हो गई थी, जब क्रॉस वोटिंग देखी हमने चुनाव में, और क्रॉस वोटिंग की गई बसपा के विधायकों की तरफ से। तब ये कहा जा रहा था कि बसपा लगभग टूट गई है, समाजवादी पार्टी ने हाईजैक कर लिया है बसपा के विधायकों को, और 9 विधायकों का नाम उसमें आया सामने। 9 में से कई ऐसे विधायक जो स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए कि उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग नहीं की गई है, और पार्टी अगर उनकी तरफ कार्रवाई करती तो वो गलत होगा, उनसे सफाई लेनी चाहिए। उसके बाद आज एक और घटनाक्रम हमने देखा कि 6 विधायक अखिलेश यादव से मिलने गए। सलीम रायनी सुबह से कहा जाए लोक भवन में मौजूद थे, कई सारे पत्रकारों से बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे, फोन पर भी बातचीत कर रहे थे कि हाँ उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है। उन्होंने बताया है अखिलेश यादव को, और कई सारे विधायक बसपा के वो आएंगे मिलने के लिए, ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई। औपचारिक तौर पर बसपा कोई इस तरह के अलग से कोई विधायक सामने नहीं आए। कई एक लोगों से मेरी भी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि अभी उस बात को लेकर के वो फ्रंट पर कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, यानी मुखरता से कुछ नहीं कह रहे हैं, तो पत्ते अभी सबने दबा रखे हैं। ठीक है, लेकिन अभिषेक, मुलाकात सकारात्मक थी, इसके नतीजे ये निकल सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये थी बातचीत। जिन लोगों को टिकट नहीं देगी इस बार, कहीं ना कहीं उनकी भी चांसेस हैं कि वो समाजवादी पार्टी में आकर के टिकट लें, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले अपनी विधायिका जरूरी है, और उस विधायिका को बचाने के लिए भी वो कदम उठा सकते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि बसपा का जिस तरह कड़ा रवैया हमने देखा, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कई लोगों को पार्टी से बाहर किया गया, जिनके सिर्फ रुकावटें तेज थी कि वो किसी और दल में जा सकते हैं या उनके टिकट को लेकर असमंजस है, या वो पार्टी में इस तरह की भूमिका निभा रहे थे जो संदिग्ध थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरह, जिसका हमने पूरा एक बड़ा चैप्टर देखा था भविष्य भूतकाल में। तो निश्चित तौर पर यह साफ था कि कैसे राजनीतिक दल आपस में तोड़फोड़ करके एक मैसेज देने की भी कोशिश करते हैं कि आने वाला वक्त किसका होगा, पार्टी मजबूत किसकी खड़ी है, लोग पलायन कहां से कर रहे हैं। तो बसपा की ही एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने करने की कोशिश की। इससे पहले लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा साथ में चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, समाजवादी पार्टी को खासा फायदा नहीं हो पाया, बसपा ने उस वक्त भी फायदा उठाया। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर चुनाव में किस तरह के समीकरण बनते हैं और कौन किसके साथ लड़ता हुआ नजर आता है। रोकना चाहूंगी अभिषेक, दोबारा आऊंगी आपके पास। फिलहाल दर्शकों छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका। ब्रेक के बाद इस चर्चा में चर्चा कर रहे थे हम कि किस तरह 6 बागी बसपा के विधायक उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की है। ये मुलाकात इन मायनों में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस पार्टी के साथ ये विधायक जुड़ने जा रहे हैं, किस पार्टी को मजबूती मिलने जा रही है, क्योंकि विधायक अपने साथ एक बड़ा जनाधार भी लेकर के जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक घटनाक्रम में जरूर उथल पुथल होगी। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अमित त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने आपके साथ बातचीत की थी। अमित, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि कोविड से निपटने में सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी जो तकनीक है वो अपनाई गई, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि पंचायत चुनाव की वजह से ही लॉकडाउन शायद बहुत पहले लग जाता, लेकिन वो नहीं लगा। इसीलिए पंचायत चुनाव की वजह से ही जो लोग बहुत ज़्यादा घरों से बाहर निकले, प्रचार हुआ, बाहर के लोग गांव-गांव पहुंचे, तभी शायद कोविड इतना ज़्यादा फैला भी। इस चीज़ को भी हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और इसका नतीजा लगभग हमने 1 महीने 1 हफ्ते के पूरे मई भर के लॉकडाउन में झेला। अब बात आती है विधायकों की। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, सत्ता में रूलिंग पार्टी, डबल इंजन की पार्टी, यहाँ पर बड़ी संभावना बनती थी कि बसपा के जो विधायक थे वो आकर के बातचीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मुलाकात की। किस तरह से आप इसे देखते हैं? बीजेपी को भी अब थोड़ा अलर्ट पे आ जाना चाहिए। पंचायत चुनाव के परिणाम इतने अच्छे नहीं आए हैं, वहाँ पर भी आपको जुगत लगाने की ज़रूरत है, जबकि बसपा और सपा की वहाँ पकड़ बहुत अच्छी है। और अब विधानसभा चुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी जो मेन विपक्ष है वो भी मजबूत हो रहा है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने पंचायत चुनाव की बात की, मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर तो नहीं थे। यहाँ पर कोरोना कैसे फैला? वहाँ पर जो वजह थी वो उनकी राज्य सरकारें जाने, लेकिन यहाँ पर जो वजह फैली वो ये थी। आप पंचायत चुनाव को बीच में लेके आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो किसान के नाम पर ढोंगी लोग इस समय बॉर्डर पर बैठे हैं, वो लगातार आप दिखाते हैं 200 दिन से बैठे हुए हैं। क्या उन भीड़ों में, उस भीड़ से कोरोना नहीं फैला? उस पर सवाल आप नहीं उठाते हैं। देखिए, जहां तक कि पंचायत चुनाव की बात थी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हुआ है। लगातार कहा जा रहा था कि 25 दिसंबर 2020 को जब बस्ते जमा हो गए तो उसके बाद से चुनाव, क्योंकि उससे विकास कार्य गांव के बाधित हो गए थे, इसलिए चुनाव भी कराना हमारे लिए मजबूरी थी। अब जहां तक की बात है, आप विधायकों की बात करें, देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, ये कोई जनाधार वाले विधायक होते तो मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी पार्टी हो अपने जनाधार वाले नेताओं को कहीं जाने नहीं देती है। ये निष्कासित विधायक हैं, इनको जब कहीं जगह नहीं मिली तो ये समाजवादी पार्टी में गए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष पे इन्होंने टिप्पणी की कि वो बहुत ही कड़क हैं और वो किसी की सुनते नहीं हैं। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आप अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखें, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं जिन्होंने पुश्तैनी चम्मच और सोने का चम्मच पार्टी में पैदा हुए और वो अध्यक्ष बन गए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है वो अध्यक्ष बना है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, उनकी छवि को देखिए जाके, उन्होंने अपने पिता को नहीं छोड़ा जिन्होंने पूरी पार्टी खड़ी की, उन्होंने चाचा को नहीं छोड़ा जिन्होंने पार्टी खड़ी की। आज उन्होंने पूरी पार्टी को हाईजैक करने का काम किया। उसका हश्र 2017 में जनता ने बता दिया, 2019 में बता दिया है, और आने वाले समय में मैं फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती होती तो इनको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। इनको आगे जद्दोजहद तो आप भी कर रहे हैं, जितिन प्रसाद को नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जितिन प्रसाद कोई निष्कासित नहीं थे कि उनको मैं ले आए, वो अपनी स्वयं से आए हैं। उनको पार्टी ने, कांग्रेस ने निष्कासित नहीं किया था, या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उन्होंने निष्कासित नहीं हुए थे, वो स्वयं पार्टी छोड़ के आए हैं। यहाँ पर निष्कासित आपको भी क्या जरूरत थी? अगर आप इतने बड़े जनाधार और डबल इंजन वाली पार्टी हैं, फिर भी आप अपने सामने से विपक्ष को मंजूरी दे रहे हैं। आपकी भी जरूरत होगी या मजबूरी होंगे? देखिए, अगर कोई अपनी पुरानी गलती को मानकर हमारी विचारधारा को अपने से जोड़ने का काम करता है तो बिल्कुल उसका स्वागत। बात कहने जाते हैं 3 पीढ़ियों पुरानी गलती नहीं, अगर वो देखिए, हमारी जो पार्टी है, हमारी विचारधारा बिल्कुल साफ है, देश प्रथम है, यहाँ पर परिवार प्रथम है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, यहाँ परिवारवाद के सिवा है क्या? ठीक है, आपका जवाब बताइए, आपका जवाब बन सकता है? समीर जी, आपका जवाब। जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि यहाँ पे परिवार प्रथम है, इसकी बात, इसकी
आपका एग्जाम्पल तो उत्तर प्रदेश पिछले 4.5 साल में देख ही रहा है कि किस तरह से परिवार प्रथम अगर हैं तो प्रदेश की क्या तरक्की हुई है, प्रदेश में क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, प्रदेश के हर एक वर्ग को साथ में लेकर काम किया गया है। कहते नारा तो इनका है सबका साथ सबका विकास, लेकिन असली सबका साथ सबका विकास लेके अखिलेश यादव जी चले थे अपने कार्यकाल में, जब उन्होंने मुख्यमंत्री होने के बिना किसी जातीय भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के उन्होंने किसी भी हर वर्ग के लिए काम किया था। कोई भी एक्सप्रेसवे हो, कोई भी आपका कोई भी नीतियां हो, कोई भी प्रोफाइल आई गई हो, हर चीज किसी भी जाति के आधार पे नहीं था। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कन्या विद्याधन हो, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए किया गया था, ना कि किसी जाति विशेष के लिए किया गया था। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जनाधार वाले विधायक अगर नहीं है, इस बात का तो कोई बेस ही नहीं बनता, क्योंकि जनाधार की वजह से ही वो विधायक हैं, नहीं तो वो पूर्व विधायक होते, विधायक ना होते। बिल्कुल, बोलिए। देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने एक टिप्पणी की है कि जो जनाधार वाले विधायक होते हैं, तो ऐसे तो आपके यहाँ से भी अभी पार्टी के आपके प्रवक्ता जो छोड़कर पंखुड़ी पाठक जिनके ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की थी, आपके भी प्रवक्ता छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उस पर भी कह दीजिए। देखिए, सुनिए बात, देखिए वो नेता नहीं थे, वो नेता नहीं थे, वो नेता क्यों? आपने कैसे कह दिया प्रवक्ता ही कम को विधायक बनेगा, जनाधार क्यों नहीं होता है? और एक चीज मैं तो आप ये मुझे बताइए ना कि क्या वो आपसे नहीं बीच में के मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ जो इनके यहाँ विधायक चुने 47 बने बैठे हैं, केवल उन्हीं का जनाधार है, समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। तो देखिए, जिला पंचायत के चुनाव में इसका काफी हद तक इसका उत्तर आपको मिल चुका है। एकदम 4.5 साल से काम चले और अंतर 2014 से लगातार जनता आपको जवाब दे गई। 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, कितनी हार हारेंगे 2022 में भी सामने ही है। देखिए, आपके पास अगर जनाधार होता ना तो आप तरह तरीके की बातें नहीं करते। आप ही के नेता की बाइट है, हमने नहीं कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। आज वो दर भटक रहे हैं। लेकिन अमित जी, उस बात का भी तो जवाब होना चाहिए। पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी के अपने अंदर भी तो कितने मंथन हो रहे हैं, कितनी उठापटक हो रही है, कितनी बातें निकल रही हैं। आज हमारे अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी ने भी एक चैनल के माध्यम से इस चीज को कहा है कि उनसे पूछा गया कि अगर चैनल कि भाई इतना हाल कैसे खराब हुआ, तो उन्होंने इस चीज को कहा कि जहां पर हमारी स्थिति खराब हुई वो इस वजह से कि जहां पर चुनाव चिन्ह नहीं देकर हमने प्रत्याशी खड़े किए, वहां पर हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, यह प्रदेश अध्यक्ष जी ने माना है। तो हम जहां पर हम सिंबल दे रहे हैं वहां पर हमारी हार कहीं नहीं हुई है। चाहे आप पंचायत चुनाव में जहां पर हमने सिंबल दिया है वहां पर आप देखिए हमारी स्थिति इन लोगों से काफी अच्छी है। लेकिन मैं गिना दूं आपको, गोरखपुर गिना दूं, अयोध्या गिना दूं, वाराणसी, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, 2017 में समाजवादी पार्टी की पंचायत सीटें कितनी आई थी आपको पता है? 2000 के ऊपर थी। सुनिए 2000 के ऊपर थी। इस बार ये 700 में ही खुश हैं। तो ये अंतर है केवल आज इनको, क्योंकि आज हम अगर आप तुलना पे उतरे हैं तो तुलना समीर जी इस बात की भी कर दीजिए कि डबल इंजन की सरकार, बहुमत के साथ आई सरकार, उसके बाद भी पंचायत चुनाव में ये हर्ष, इस बात की भी तुलना कर दीजिए फिर। मुझसे सवाल? जी जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए 2017, 2019 जहां पर हमारी कमी हुई वहां पर हमने उसको माना, हमारी पार्टी मंथन कर रही है उसी पर। लेकिन आप बड़े चुनाव में जाइए, चाहे 2017 का चुनाव हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, आपने हश्र देखा, इन्होंने तो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से गठबंधन किया, उसमें क्या हश्र हुआ इनका? तो देखिए, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमारा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाएगा, हमें किसी की जरूरत नहीं। हमारी पार्टी, क्योंकि इनकी पार्टी नहीं है, इनका ट्रस्ट है, हमारी पार्टी बेस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आगे देखा जाएगा कि आखिर ये जो तमाम समीकरण बदल रहे हैं, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये किस बड़े निष्कर्ष में निकलेंगी, किस पार्टी में ज्वाइनिंग होगी और किसकी जीत होगी। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं उन समीकरणों पर जो 2022 के लिए बन रहे हैं और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आगे भूमिका निभाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण चर्चा में। समीर सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल दर्शकों, इस चर्चा से इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।